पुरोहित जी गुस्से में सूर्यकांत के कक्ष के अंदर चले गए। आज उन्होंने घोषणा भी नहीं होने दी, उससे पहले ही सूर्यकांत के कक्ष में जाकर खड़े हो गए। सूर्यकांत पुरोहित जी को देखकर बोला, कहिए पुरोहित जी, मेरे कक्ष में आने का कष्ट क्यों किया? पुरोहित जी थोड़ा गुस्से में बोले, सूर्यकांत, तुम्हारे जीवन की पहली गलती कि तुमने चंद्रप्रभा से प्रेम किया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चंद्रप्रभा के साथ तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा। उसके बाद भी तुमने अपने प्रेम के हाथों मजबूर होकर चंद्रप्रभा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात भी मैंने तुमसे कहा था कि आंख बंद करके चंद्रप्रभा पर यकीन करना, क्योंकि वह एक कुशल राजकुमारी है जो हर समय तुम्हारा बुरे वक्त में साथ देगी। लेकिन तुमने बिना मेरे परामर्श के चंद्रप्रभा को त्याग दिया। मैंने तुम्हारी दूसरी गलती को भी क्षमा कर दिया, लेकिन अब तुम जो यह हट करके बैठे हो कि दूसरा विवाह नहीं करोगे, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। दूसरा विवाह तो तुम्हें करना ही होगा, वरना इस राज्य का अगला राजकुमार कलावती का पुत्र होगा, और कलावती एक नृत्यकी की बेटी है जिसका विवाह तुम सिकंदर जैसे क्रूर सेनापति से कर रहे हो। एक बात याद रखना महाराज, अगर सिकंदर और कलावती का पुत्र हुआ तो वह सिकंदर जितना क्रूर और कलावती जितना चालाक होगा, जो इस साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि आप दूसरा विवाह कीजिए। सूर्यकांत जैसा खड़ा था वैसे ही बैठ गया। उसने उम्मीद भरी नजरों से पुरोहित को देखा तो पुरोहित जी ने कहा, आपका पहला कर्तव्य अपने राज्य के लिए है। आपको हर वह कार्य करना होगा जो आपके राज्य के हित में हो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जैसे आपने चंद्रप्रभा को त्याग दिया वैसे ही आप राज्य को त्याग दीजिए, क्योंकि विजयगढ़ एक शक्तिशाली राज्य है और इसके लिए एक शक्तिशाली ही महाराज चाहिए। एक ऐसा महाराज नहीं जो अपनी मनमानी करता फिरे, एक ऐसा महाराज नहीं जो अपने अंदर के प्रेमी महाराज को नियंत्रण न कर सके। आखिरकार सूर्यकांत ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सूर्यकांत विवाह के लिए तैयार हुआ वैसे ही चंद्रप्रभा बेचैन हो गई। पहले ही गर्भवती थी, न ठीक से खाती थी न पीती थी, बस सूर्यकांत की यादों में रहती थी। उसके प्रश्नों के उत्तर उसे मिले ही नहीं कि आखिर सूर्यकांत जो उसे इतना प्रेम करता था, उसने उसे त्याग क्यों दिया। यही सब सोचते हुए चंद्रप्रभा अपनी कुटिया में इधर उधर टहल रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मंदाकिनी रात के अंधेरे में नाहरगढ़ से निकलकर महल के पिछले हिस्से में गई, जहां एक भव्य महादेव का मंदिर स्थापित था। मंदाकिनी ने इस वक्त काले रंग का कपड़ा अपने ऊपर लपेटा हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न ले, क्योंकि अगर कोई उसे पहचान लेता तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट जाता कि राजकुमारी मंदाकिनी रात के अंधेरे में किसी से मिलने जा रही है। वैसे तो मंदाकिनी को किसी की परवाह नहीं थी, फिर भी पूर्ण तरीके से भीमसेन पर भरोसा भी नहीं करती थी। मंदाकिनी महादेव के मंदिर के बाहर खड़ी थी। आसपास सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। मंदाकिनी भीमसेन का इंतजार कर रही थी। उसके हृदय ने गति पकड़ी हुई थी, लेकिन उसे कहीं न कहीं अपने प्रेम पर पूर्णतया विश्वास भी था कि भीमसेन उसे मिलने जरूर आएगा। और तभी उसने अपने कानों में घोड़े की टाप सुनी। मंदाकिनी ने पलटकर देखा तो उसे दूर से मशाल पकड़े हुए एक मनुष्य घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आते हुए दिखाई दिया। मंदाकिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानती थी वह कोई और नहीं भीमसेन था। और आखिरकार भीमसेन ने घोड़े की लगाम को नियंत्रित किया और मंदाकिनी के पास आकर रुका। मशाल की रोशनी में भीमसेन मंदाकिनी को देख रहा था और मंदाकिनी ने आधे चेहरे को इस काले कपड़े से ढका हुआ था। भीमसेन बोला, यह चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? ये सुनते ही मंदाकिनी ने अपना काले रंग का कपड़ा अपने चेहरे से हटा दिया और भीमसेन की नजर मंदाकिनी पर ही टिक गई। उस मशाल की रोशनी में मंदाकिनी की खूबसूरती सच में भीमसेन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी, लेकिन मंदाकिनी की आंखें बता रही थीं कि वह भीमसेन के लिए बहुत रोई है। भीमसेन घोड़े से उतरा। उसने मशाल को वहीं एक पेड़ पर टांग दिया और मंदाकिनी के सामने जाकर बोला, सोच लो मंदाकिनी, मेरे साथ निर्वाह करना आसान नहीं होगा। सुख
सुविधा नहीं दे सकता। स्वयं खाना बनाना पड़ेगा, स्वयं अपने वस्त्र नदी पर धोने होंगे, स्वयं खेती करनी होगी, स्वयं घर की सफाई करनी होगी। दासियाओं आगे पीछे नहीं घूमेंगी, पूजा के लिए फूल खुद चुनने होंगे। मैं आज तुम्हारे सामने यह स्वीकार करता हूं कि मुझे तुम्हारे साथ प्रेम में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मंदाकिनी, सूर्यगढ़ का राजकुमार बहुत अच्छा है, वह तुम्हें हर प्रकार की सुविधा देगा, एक बार फिर सोच लो। मंदाकिनी कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों में बस आंसू थे, जैसे भीमसेन से दुनिया भर की शिकायत करना चाहती हो, लेकिन भीमसेन की बात सुनकर उसका शिकायत करने का मन भी नहीं था। वह भीमसेन से मुंह फेरकर खड़ी हो गई। उसके आंसू उसके गाल से लुढ़ककर उस काले कपड़े में छुप गए। वह कितनी उम्मीद से भीमसेन के पास आई थी और भीमसेन उसे फिर से समझाने लगा। भीमसेन ने फिर कहा, मेरी बात मानो मंदाकिनी, बात सिर्फ मेरी और तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पिताश्री के सम्मान की भी है, सूर्यगढ़ की शान की भी है। जब उन्हें पता चलेगा कि एक साधारण सा आखेट उनकी फूलों जैसी राजकुमारी को लेकर चला गया, तो क्या बीतेगी तुम्हारे पिताश्री पर। मंदाकिनी ने चेहरा घुमाकर भीमसेन को देखा और बोली, हमें वर चुनने का अधिकार है और हम अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मंदाकिनी अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही भीमसेन ने कहा, समझने की कोशिश करो मंदाकिनी, कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम क्यों अपने जीवन में स्वयं अंधेरा करना चाहती हो। मंदाकिनी भीमसेन की बातों से परेशान हो गई थी। उसने नम आंखों से भीमसेन को देखा और बोली, चले जाइए, जाइए यहां से, हमें आपसे और बात नहीं करनी, चले जाइए यहां से। कहकर मंदाकिनी फिर से पलटकर खड़ी हो गई। उसके आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। उसने सदैव महादेव से भीमसेन को ही मांगा था। वहीं भीमसेन को लगा कि शायद अब मंदाकिनी को समझ आ गया है। कुछ दिन वह उदास रहेगी, लेकिन उसके बाद वह खुद को परिस्थितियों में ढाल लेगी। भीमसेन अपने घोड़े के पास गया और घोड़े की लगाम पकड़कर उस पर बैठ गया। उसने घोड़े को घुमा लिया। वह मुश्किल से थोड़ी ही दूर गया था कि रुक गया। उसने वापस से घोड़े को घुमाया और दौड़ता हुआ मंदाकिनी के पास आया। उसने अगले ही पल मंदाकिनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा लिया। मंदाकिनी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने भीमसेन का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल भीमसेन ने मंदाकिनी को एक ही हाथ से उठाकर अपने घोड़े पर बैठा लिया और अपना घोड़ा दौड़ा दिया। और जाते जाते जो पेड़ पर उसने मशाल लगाई थी, उस मशाल को भी उठा लिया और देखते ही देखते उस रात के अंधेरे में वह मंदाकिनी को लेकर चला गया। अगली सुबह मंदाकिनी और भीमसेन ने पूरे गरुड़ कबीले के सामने एक दूसरे से विवाह कर लिया था और इस विवाह से चंद्रप्रभा बहुत खुश थी। उसे सच में भीमसेन का निर्णय सही लग रहा था। विवाह उत्सव के बाद भीमसेन मंदाकिनी को लेकर अपनी कुटिया की ओर बढ़ गया। मंदाकिनी जब कुटिया में आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह कुटिया बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं थी। कबीले की सबसे सुंदर कुटिया गरुड़ कबीले के सरदार के पास ही थी। भीमसेन बोला, देख लो मंदाकिनी, अब तुम्हारी दुनिया यही है। मंदाकिनी भीमसेन की ओर देखकर बड़े प्यार से बोली, हमारी सारी दुनिया आपसे है, हम आप में ही अपनी सारी दुनिया देखते हैं। कहकर वह भीमसेन के थोड़ा सा करीब गई। भीमसेन को अभी भी लगता था कि शायद मंदाकिनी यहाँ रह नहीं पाएगी, इसलिए वह मंदाकिनी से थोड़ा सा दूर होते हुए बोला, मंदाकिनी, मैंने तुम्हारे हट के आगे तुमसे विवाह कर लिया, लेकिन अब हमें अपने संबंध को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मंदाकिनी हैरानी से भीमसेन को देख रही थी। भीमसेन ने अपने गले में पहनी हुई विवाह की माला उतारते हुए एक लकड़ी की कुर्सी पर रखते हुए कहा, मंदाकिनी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन कुछ दिन यहाँ रहकर देख लो। अगर तुम यहाँ नहीं रह पाई तो मैं तुम्हें वापस नाहरगढ़ छोड़ आऊंगा। मंदाकिनी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और बोली, समझ गई, अब जाइए यहाँ से, मुझे थोड़ा सा विश्राम करना है। भीमसेन मंदाकिनी की ओर एक नजर देखकर उस कुटिया से निकल गया और उसके जाते ही मंदाकिनी के आंसू और ज्यादा बहने लगे। रात के समय भीमसेन कुटिया से निकलकर वापस से नदी के पास जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं उसका हृदय भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि वह मंदाकिनी के साथ गलत कर रहा है। उसे मंदाकिनी को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था,
मंदाकिनी उसके कबीले में रह नहीं पाएगी। आखिर एक राजकुमारी इतनी सुख सुविधा छोड़कर जंगलों में क्यों रहेगी? और तभी पीछे से चंद्रप्रभा की आवाज आई। क्या हुआ भीमसेन? भीमसेन ने पलटकर चंद्रप्रभा को देखा और एक झूठी सी मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं महारानी, बस ऐसे ही यहाँ आकर बैठ गया। चंद्रप्रभा बोली, आज ही विवाह हुआ है और आज ही यहाँ आकर बैठ गए। तुम्हें तो इस वक्त मंदाकिनी के समीप होना चाहिए था, तुम उसे कुटिया में अकेला छोड़कर आ गए। भीमसेन बोला, महारानी आप नहीं समझेंगी, मुझे मंदाकिनी को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। अब चंद्रप्रभा थोड़ा गुस्से में बोली, बहुत हुआ भीमसेन, अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो तुम्हें यह सब प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने एक राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब वह पूरी तरीके से तुम्हें पाने के लिए आतुर हो गई तो तुम उसे समझा रहे हो कि वह जंगलों में नहीं रह पाएगी। तुम्हें ये सारी बातें उस समय याद नहीं आई जब तुम मंदाकिनी के साथ प्रेम में थे? क्या तुम्हें यह सारी बातें उस समय याद नहीं आई जब मंदाकिनी ने तुमसे अपने प्रेम को प्रकट किया था? जब तुम प्रेम में थे तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे और मंदाकिनी के प्रेम का अगला पड़ाव क्या होगा? मैंने पहले भी कहा था भीमसेन, अभी भी कह रही हूं, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मंदाकिनी ने तुम्हारे लिए राजपाट छोड़ दिया, अपनी सुख सुविधा छोड़ दी, तुम्हारे साथ उस कुटिया में रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तुम तो उसके प्रेम को समझ ही नहीं रहे। भीमसेन को अब जाकर समझ आया कि चंद्रप्रभा ठीक कह रही हैं। उसे ऐसे मंदाकिनी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए था। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कर दीजिए महारानी, शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझे सच में मंदाकिनी के पास होना चाहिए। चंद्रप्रभा बोली, सिर्फ पास नहीं होना चाहिए, उसके सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए। अगर उसे यहाँ रहने में थोड़ा भी कष्ट हो तो तुम्हें उसके कष्ट को दूर करना चाहिए। यह तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। तुम मंदाकिनी को अपने भरोसे यहाँ लेकर आए हो तो तुम्हें प्रयास करना चाहिए कि मंदाकिनी यहाँ पर खुश रहे, न कि उसे अकेला छोड़कर यहाँ आ जाओ। भीमसेन ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक तरफ चलने का इशारा करते हुए कहा, चलिए महारानी, मैं आपकी बातें समझ गया, आगे से आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। चंद्रप्रभा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वह दोनों अपने कबीले की ओर आ गए। भीमसेन ने चंद्रप्रभा को उसकी कुटिया के बाहर छोड़ा और खुद अपनी कुटिया की ओर आ गया। उसने कुटिया का लकड़ी का दरवाजा खोला। उसने सामने देखा तो राजकुमारी की पोशाक में मंदाकिनी जमीन पर बैठी बैठी ही सो गई। उसकी आंखें बता रही थीं कि वह बहुत रोई थी, क्योंकि भीमसेन ने उसे अपनाकर भी नहीं अपनाया था। भीमसेन को अब दुख हो रहा था। वह फिर मंदाकिनी के पास गया। उसने मंदाकिनी के गाल पर हाथ लगाया तो मंदाकिनी की आंख खुल गई। भीमसेन ने भावुक होते हुए कहा, क्षमा कर दो मंदाकिनी, तुम्हारे प्रेम को अभी तक नहीं समझ पाया। ये सुनते ही मंदाकिनी की आंखों में पानी आ गया। भीमसेन ने मंदाकिनी को गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बहुत प्यार से बोला, एक बार क्षमा कर दो, थोड़ा सा अनाड़ी हूं, समझ ही नहीं आया कि तुम्हें सिर्फ मेरा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। मंदाकिनी ने भी अपनी भीमसेन पर लपेटी हुई थी।